दूसरी बार सीएम बनने के बाद धामी का पहला अल्मोड़ा दौरा, श्रीयंत्र के दर्शनों के साथ किया कन्या पूजन। बोले अच्छी चल रही चारधाम यात्रा। देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री ने किया एबीवीपी के पदाधिकारियों के साथ संवाद। पदाधिकारियों ने सौंपा मुख्यमंत्री को 20 सूत्री ज्ञापन। अब बीजेपी कार्यालय में जल्द शुरू होगा मंत्रियों के बैठने का सिलसिला। बीजेपी कार्यालय में लगेगा मंत्रियों का जनता दरबार। जिलों में भी जाएंगे मंत्री। टिहरी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष ने किया जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग। कहा मोदी के नेतृत्व में नए भारत का हो रहा है निर्माण। और उत्तराखंड के कई शहरों में मौसम में हुआ बदलाव। तेज बारिश ने दी लोगों को तपती गर्मी से राहत। नमस्कार, ID24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बीजेपी कार्यालय में भी बहुत जल्द सरकार के मंत्रियों के बैठने का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय में फिर से मंत्रियों के जनता दरबार लगने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, बहुत जल्द मंत्रियों के जिलों के दौरे भी तय होने जा रहे हैं। पार्टी संगठन इसी दिशा में काम कर रहा है। दरअसल पूर्व की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी यह व्यवस्था की गई थी कि मंत्री बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और जनता की परेशानियों को सुनने का काम करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के विधानसभा में भी बैठने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, लेकिन कोविड काल के बाद से यह व्यवस्था खत्म हो गई और फिर से शुरू नहीं हो पाई। अब बीजेपी संगठन फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि जल्द ही यह व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। हमारी उत्तराखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका एक रोस्टर तैयार होगा और प्रदेश कार्यालय में, जिलों में और मंडलों तक मंत्री जाया करेंगे और जनता की समस्या सुन करके और अधिकारियों को वहां पर एक जनता दरबार बुला करके उनकी समस्याओं का निराकरण उस स्तर पर करेंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। कैलाश जी, जिस तरह से जनता की समस्याओं को पहले भी सुना जाता था जनता दरबार के जरिए, लेकिन अब फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने बीजेपी संगठन जा रहा है। मंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, दौरे भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अगर बीजेपी संगठन की बात की जाए तो जो बीजेपी महामंत्री है संगठन के कुलदीप कुमार, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, कल मीडिया को बयान तो दिया है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, पूर्ववर्ती सरकार में भी जी, तो पहले की सरकारें जो थी वो भी इसी तरह से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनती थी, लोगों की समस्याओं का निराकरण करती थी। और जैसे ही धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस व्यवस्था को अब वो फिर से शुरू करने जा रहे हैं। जी कैलाश जी, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताया कि जैसे पूर्ववर्ती सरकार में ये व्यवस्था लागू थी कि मंत्री सिर्फ विधानसभा नहीं बैठेंगे, वो जिलों का प्रवास भी करेंगे, साथ ही जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर भी बैठेंगे। वही व्यवस्था अब मौजूदा सरकार में यहाँ पर लागू करने जा रही है। सरकार की जो मंत्री है वो सिर्फ विधानसभा न बैठकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी बैठे, ताकि जो कार्यकर्ता जिनकी सुनवाई सचिवालय और विधानसभा स्तर पर नहीं हो पाती, वो कार्यकर्ता और आम जनता जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां पर जो दिन वहां पर मुकर्रर किए जाएंगे कि किस दिन कौन सा मंत्री वहां पर बैठेगा, उस मुताबिक वहां पर जन सुनवाई मंत्री करेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो सिर्फ बीजेपी कार्यालय और विधानसभा तक सीमित न रहे, उनके जिले भी निर्धारित किए जाएंगे कि किस जिले का प्रभारी मंत्री कौन होगा और वहां के भी वो दौरे करेंगे, ताकि जो जिलों की जो समस्या, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं, चंपावत की बात करूं, चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो दूरस्थ ये इलाके आते हैं,
वहां से यहाँ पर लोगों का आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और लोगों को समस्या तब ज्यादा पैदा होती है जब यहाँ पर आकर भी लोगों के काम नहीं होते। तो सरकार अब ये चाह रही है कि मंत्री खुद जनता के द्वार जाए, मंत्री खुद यहाँ पर जिलों में जाएं और उन तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको वहीं पर सुनकर उन समस्याओं का समाधान वहीं पर किया जाए। जी, जो समस्याएं लोगों की होंगी, शिकायतें होंगी, सुझाव होंगे, उनकी किस तरह से मॉनिटरिंग होगी, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करेगी? देखिए, जहां तक मॉनिटरिंग की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नई सरकार है, नई सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारी तमाम काम करेंगे, कर्मचारी तमाम काम करेंगे। जो कर्मचारी और अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत सीएमओ से हो चुकी है, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से हो चुकी है, शुरुआत सचिवालय से हो चुकी है। जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले देखा कि 9:30 तक सभी कर्मचारी और बड़े बड़े अधिकारियों को सचिवालय पहुंचना पड़ रहा था, अपनी हाजिरी लगानी पड़ रही थी। तो ये एक इशारा है मुख्यमंत्री का, ये इशारा है सरकार का कि अगर अफसरशाही ने नहीं सुनी तो अफसरशाही की खैर नहीं। और यही चीज देखने को मिल रही है कि जो नोडल अधिकारी है, चाहे वो यहाँ पर जिलाधिकारी हो, यहाँ पर विभागीय सचिव हो, उन तमाम लोगों का एक पैनल होगा। कुछ तमाम समस्याओं को लेकर निर्देशित यहाँ पर मंत्री अगर करते हैं जिलाधिकारियों को, तो जाहिर तौर पर यह कोशिश रहेगी सरकार की कि जिन जिलों की जो समस्याएं हैं, जिन जिलों के जो लोगों की जो समस्याएं हैं, उनका त्वरित यहां पर समाधान हो सके। फौरन मौके पर डीएम भी उस दिन मौजूद रहेंगे। उस दिन एसडीएम, तहसीलदार, ये जो तमाम अधिकारी हैं जो जिले लेवल के होते हैं, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो विभागीय जो अधिकारी होते हैं, ये लोग भी मौके पर मौजूद रहेंगे और जिस विभाग से संबंधित जो भी समस्या वहां पर आती है उसका त्वरित समाधान करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। कब से इस जनता दरबार की शुरुआत होने जा रही है? इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई कि इस दिन हम जनता दरबार लगाएंगे? देखिए, समय सीमा निर्धारित तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये देखने को अब मिलने जा रहा है, क्योंकि अब संगठन भी जागरूक हो चुका है। संगठन के महामंत्री द्वारा इस तरह का बयान आना और फिर सरकार और खासतौर पर जो सरकार के मुखिया है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो बहुत ही जल्द अब वो दिन यहाँ पर आने वाला है कि जब मंत्री यहाँ पर अपना जनता दरबार तो लगाएंगे ही, साथ ही जो जिलों के जो प्रभारी मंत्री जो बनेंगे उसके बाद भी वो वहां पर जनता दरबार लगाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। बिल्कुल। चलिए कैलाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सरकार जनता दरबार लगाने जा रही। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, निराकरण किया जाएगा। जो भी सुझाव आएंगे उन पर भी सरकार काम करेगी। जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का आम जनता से निवेदन है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं अपने प्लान और सुझाव बनाकर भेजें। तो उन्होंने जनता से ये अपील की है, निवेदन किया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनके सुझाव हैं और जो भी उनके पास कॉन्क्रीट प्लानिंग है, उसको लेकर एक बाकायदा प्रस्ताव आप बनाएं। और इसके लिए एक मेल आईडी भी जारी की गई। उस मेल आईडी पे आप अपनी समस्याएं, सुझाव भेज सकते हैं और उन सुझावों पर सरकार काम करेगी, वित्त मंत्रालय काम करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो भी अच्छे सुझाव लोगों के होंगे उन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022-23 का आम बजट तैयार किया जा रहा है और इसी बजट में जो भी लोगों के सुझाव होंगे, व्यापारियों के सुझाव होंगे, सामाजिक संगठनों के सुझाव होंगे और अलग अलग संगठन प्रदेश में जो कि आर्थिक गतिविधियों को लेकर काम कर रहे हैं, उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं। तो सरकार की अच्छी पहल है और इस बजट को कहीं ना कहीं प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ कैलाश बिष्ट, जो कि प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट हैं, वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये आम बजट तैयार हो रहा है, क्या सुझाव इसमें आएंगे और किस तरह से इनका पालन होगा, किस तरह से इसे बजट में शामिल किया जाएगा। कैलाश जी। बिल्कुल, देखिए 2022 और जो 2023 का जो बजट सरकार पेश करने जाएगी, बनाने जाएगी, उसको लेकर इस वक्त सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल, इसे हम कह सकते हैं कि सरकार इस पहल को शुरू कर चुकी है। संवाद कार्यक्रम सरकार द्वारा किया गया था जिसमें वित्त मंत्री मौजूद थे, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी वो मौजूद रहे और नैनीताल यानी कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में दोनों ही जगह इस कार्यक्रम है, संवाद हुआ। इस संवाद के तहत जो अलग अलग उद्योगों से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो छोटे उद्योग हैं या फिर बड़े उद्योग हैं, लघु उद्योगों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, ट्रांसपोर्टरों की बात करें, पर्यटन से जुड़े जो कारोबारी हैं उनकी बात करें, होटल व्यवसाय, तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जो सरकार को किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं और जो सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि अगर वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो जाहिर सी
बात है कि सरकार भी उनका ध्यान रखे। इसी तर्ज पर संवाद कार्यक्रम के तहत उन लोगों को ही निमंत्रण जिला प्रशासन द्वारा दिया गया था। वो लोग मौके पर आए, उन लोगों ने मंत्री जी और मुख्यमंत्री की बातें तो सुनी ही, लेकिन अपने भी सुझाव दिए, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया कि अगर जो भी अच्छे सुझाव होंगे, अगर मैं uttarakhand@gmail.com ये एक ईमेल तैयार किया गया है वित्त मंत्रालय, राज्य वित्त मंत्रालय की ओर से, और इस ईमेल को दिया गया है कि इस ईमेल पर जो भी लोग अपने सुझाव देना चाहते हैं बजट को लेकर, और जो खासतौर पर जो अच्छे सुझाव होंगे जिनका बजट पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, उन सुझावों को बजट में जरूर रखा जाएगा। और ये एक पहल है, और हम समझते हैं कि इस तरह की पहल अगर किसी भी प्रदेश में होती है तो जाहिर सी बात है कि जनता और सरकार का आपस में मेल होना तय है, और इसी तरीके से जो आगामी जो बजट जो बनेगा वो बजट अच्छा बनेगा, वो बजट मुफीद बनेगा। और खुद सरकार का ये कहना है कि जब जनता अपने सुझाव किसी बजट को लेकर देती है तो वो बजट जनता के अनुरूप बनेगा। बिल्कुल, इससे पहले मुख्यमंत्री भी इसको लेकर सुझाव जनता से मांग चुके हैं एक कार्यक्रम में, और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर भी बाकायदा इसको लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं, उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा जो व्यापारी और सामाजिक संगठन, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जो संगठन हैं, वो सार्वजनिक रूप से अपनी समस्याओं को बता चुके हैं। उनका कितना क्रियान्वयन हुआ, उनको सरकार ने किस तरह से सुना? देखिए, मैं नैनीताल की बात करूं तो मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर थे, और संवाद जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था, उसमें वित्त मंत्री भी मौजूद थे, जो वहां के जो कमिश्नर थे वो कुमाऊं कमिश्नर वो वहां पर थे, जिलाधिकारी समेत बजट से रिलेटेड जितने भी अधिकारी थे वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और जाहिर सी बात है कि ऐसे समूह के उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था जो लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि सुझाव वो ही दे सकता है जो बिजनेस करता हो, जिसको पता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे किस तरह की परेशानी आ रही है, मुझे सरकार से क्या कुछ चाहिए। क्योंकि टैक्स की जहां तक बात आती है, टैक्स रिबेट की बात आती है, जीएसटी की बात आती है, इनकम टैक्स की बात आती है, ये चीजें कारोबारियों को परेशान करती हैं, ये चीजें उन मध्यम वर्गीय लोगों को परेशान करती हैं जिनकी आमदनी तो कम है, लेकिन जब टैक्स उनको दिया जाता है, जब टैक्स वो लोग भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि टैक्स उनकी जेब पर डाका डालता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर वित्त मंत्री ने मंथन किया, मुख्यमंत्री ने मंथन किया, और बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करने के बाद ही जो uttarakhand@gmail की जो ईमेल है उसे जारी किया गया है, ताकि इसके अलावा जो मुख्य सुझाव है, जो अच्छे सुझाव हैं, वो सरकार को मिल सके, और उसके आधार पर ही जो आने वाला बजट है वो सरकार तैयार करे। चलिए, बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारी आपने कैलाश जी दी। तो सरकार अब लोगों से सुझाव मांग रही है, जो भी सुझाव उनके होंगे वो ईमेल पर भेज सकते हैं, और इन सुझावों को आम बजट में शामिल किया जाएगा। बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के डोल आश्रम के दौरे पर रहे। यहां सीएम ने आश्रम में श्री यंत्र के दर्शन किए हैं और कन्या पूजन किया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि चार धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आ गई थी, लेकिन सभी लोग पंजीकरण करके चार धाम यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर आए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमेशा से मुझे मिलता रहा है। पहले से भी, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, इन सभी का बहुत तेज़ी से जो है विस्तार हुआ है, बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर प्रसार हुआ है। उसको आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आने वाले श्रद्धालु हैं देश भर से, वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, और जो पिछले वर्षों की तुलना में मैं कहूँ कि 4 गुना, 5 गुना और कई गुना ज़्यादा। तो हमने उन सभी से भी अनुरोध किया है कि आएँ और सभी लोग अपना अपना मेडिकल चेकअप इत्यादि करवा के आएँ, और रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था हमने की है उस व्यवस्था को पूरी तरह से जो है उसका फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो चार धाम यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और इन्हीं श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पंजीकरण भी किया जा रहा है जिससे कि यात्रियों को समय पर दर्शन हो सके, यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, चार धाम यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सरकार ने भी तमाम व्यवस्थाएं की है, चाहे वो पंजीकरण हो, और सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, जहां तक चारधाम का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 2 लाख से ऊपर का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है यात्रियों का, और लगातार यात्री इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि मौसम इस वक्त बढ़िया है। पहाड़ों में हल्की हल्की बारिश है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा गर्मी नहीं है, लोगों को कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर जो परेशानी आ रही है वो उन लोगों के लिए आ रही है जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन जब गाइडलाइन जारी की गई थी तो लोग अपने घरों से निकल चुके थे। अगर मैं उदाहरण दूं केरला का, केरला से कई लोग बद्रीनाथ आते हैं, साउथ के जो लोग हैं वो बद्रीनाथ यहाँ पर अपनी आस्था रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो रास्ते में रहे होंगे, गाइडलाइंस जारी हो गई होगी, उन लोगों को मालूम नहीं। तो उन लोगों को जो दिक्कतें पेश आती हैं वो आती है ऋषिकेश और हरिद्वार में, क्योंकि जिस तरीके से जो भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ता हुआ देखकर जो प्रभारी जो मंत्री है, जिनको मंत्री बनाया गया है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर केदारनाथ की जो रोजमर्रा की जो दर्शनों की जो स्थिति है वो 13,000 है, तो मंत्री कह रहे हैं कि 7,500 लोग ही एक दिन में दर्शन करें, क्योंकि जो भीड़ है, भीड़ बहुत ज्यादा है, अनियंत्रित हो रही है भीड़, क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस भी एक तादाद में लगी हुई है, लेकिन पुलिस के बस की भी ये बात नहीं है। क्योंकि अगर आप विजुअल्स में देखेंगे, आप जगह जगह पर आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जगह जगह पर पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग चल रही है, पुलिस द्वारा लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों को उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं है। और अगर मैं बात करूं जून के पहले हफ्ते की, तो जून के पहले हफ्ते तक जितने भी चारधाम के जो मंदिर हैं वो तमाम स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। तो एक जून के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का पंजीकरण हो सके। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो आस्था के चलते बिना पंजीकरण के ही उत्तराखंड आ रहे हैं, चारधाम के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक सवाल मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर हम बीते 2 सालों की बात करें तो बीते 2 सालों में कोविड की वजह से यात्रा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, यात्रा नहीं चली थी, जिसके चलते जो व्यापारी वर्ग था, क्योंकि चारधाम की यात्रा से जुड़े ऐसे लाखों लोग हैं जिनका रोजी रोटी चलती है, जिनका व्यापार चलता है, चाहे वो धर्मशाला से जुड़े लोग हों, होटल, ढाबे, यातायात से जुड़े लोग हों। कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने लोन लिया था, लोन लेकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था। लेकिन अब चूंकि इस वक्त यात्रा अपने चरम पर है, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारियों को तो खासी खुशी है, लेकिन जो लोग बिना पंजीकरण के यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित जो किया जा चुका है कि बिना पंजीकरण के कोई भी नहीं आएगा, तो उन लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। जी कैलाश जी, पहली चीज तो ये कि पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई वो इसीलिए की गई ताकि भीड़ नियंत्रित हो जाए, लेकिन पुलिस के बस से बाहर यहाँ पर भीड़ होती चली जा रही है। ऐसे में लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? सहायता के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं लोगों की? देखिए, जहां तक हेल्पलाइन नंबर्स की बात की जाए तो वो अमूमन जारी किए जाते हैं। जितने भी विभाग हैं, विभाग सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर हैं, चाहे वो शिक्षा माफ कीजिएगा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, यहाँ पर रेस्क्यू से जुड़ा यहाँ पर SDRF हो, NDRF हो, ITBP हो, तमाम लोग हैं जो सतर्क हैं, तमाम विभाग हैं सतर्क हैं। और जिस तरीके से जब भीड़ अनियंत्रित हो गई थी तो राज्य सरकार द्वारा केंद्र से अनुरोध किया गया था कि सिर्फ SDRF के बस की ये बात नहीं है, NDRF की टीम को वहां पर भेजा जाए, ITBP के जवानों को वहां पर लगाया जाए, जिसके चलते जो धाम है, खासतौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री, वहां पर ITBP के जवानों की वहां पर तैनाती की गई, NDRF के जवानों को यहां पर बुलाया गया है और अलग अलग पिकेट्स अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, जहां पर एक संख्या में यहां पर इन लोगों को तैनात किया गया है, क्योंकि ये लोग निपुण होते हैं, ये लोग, इनको वेल ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि अगर किसी तरह की कोई आपदा आती है या किसी तरह का कोई रेस्क्यू करना है तो वहां पर वो लोग आसानी से रेस्क्यू कर सके। और जिस तरीके से मैं आपको जानकारी और यहां पर देना चाहूंगा कि 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस वक्त चारधाम यात्रा में। तो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर हुए हैं, जैसे पैदल जब यात्री चलते हैं तो घोड़े खच्चर से टकरा जाते हैं, जिसके चलते खाई में गिर जाते हैं, उनका रेस्क्यू करना पड़ता है। SDRF की टीम उनका रेस्क्यू करती है और करा भी है, NDRF की टीम भी रेस्क्यू करती है। तो ऐसी कई तरह की जो घटनाएं हैं वो जो सामने आ रही हैं, सरकार इसमें लगातार मंथन कर रही है। और कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस वक्त जब तक प्रिकॉशंस यहाँ पर लोग भी नहीं पढ़ते कि लोग अगर गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह की दिक्कतें पेश आएंगी। तो हम IND 24 की माध्यम से अपील तमाम श्रद्धालु के और जो आम लोग हैं जो आ रहे हैं चारधाम, उनसे यही करना चाहेंगे कि सरकार की तमाम गाइडलाइंस का आप पालन करें, पंजीकरण की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप फॉलो करें, ताकि जब आप चारधाम जाते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कतें आपको पेश ना आए। कैलाश जी, इस यात्रा में महत्वपूर्ण चीज ये भी रही कि सरकार ने VIP कल्चर को खत्म कर दिया। पहले लोग परेशान होते थे और जो VVIPs होते थे वो
एक तरह से शॉर्टकट हम इसे कह सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से दर्शन करते थे, निकल जाते थे, लेकिन अब उस व्यवस्था को भी सरकार ने खत्म कर दिया। जनता का क्या रिएक्शन है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जनता ने काफी तारीफ की सरकार की व्यवस्थाओं की, जिस तरह से सरकार ने इंतजाम किए, वीआईपी कल्चर को खत्म किया। बिल्कुल, देखिए ये सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है और खासतौर पर मुख्यमंत्री की मैं तारीफ करना चाहूंगा पुष्कर धामी की, कि उनका एक बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि इससे पहले अगर आप खासतौर पर मैं 2 धामों की बात करूंगा, केदारनाथ धाम की और बद्रीनाथ धाम की, वहां पर जब लाइन में लोग सुबह से लगते थे, या यूं कहें कि रात को 12 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते थे, जो आम श्रद्धालु होते थे, और उनको दर्शन दोपहर में होते थे या फिर शाम को होते थे, तो दिन भर वो लाइन में धूप में खड़े रहते थे। और जो वीवीआईपी जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते थे, वो वीवीआईपी गेट से वो आराम से दर्शन करते थे, वहां पर ध्यान अपना लगाते थे और उसके बाद वहां से निकल जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक हीन भावना वहां पर आती थी, देखने को मिलती थी कि भगवान अगर एक है तो आखिर क्यों यहां पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है वीवीआई के रूप में और आम जनता के रूप में। और यही चीज मुख्यमंत्री को नागवार गुजरी, उन्होंने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया और अब जाकर चाहे कोई भी धाम हो, यहां पे कोई भी वीवीआईपी अब भगवान के दर पर नहीं रहेगा। चारों धामों की मैं बात करूं, और सभी के लिए अब इक्वल एक ही लाइन होगी, जिस लाइन से चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई वीवीआईपी हो या फिर आम जनता हो, सभी एक लाइन से जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। तो इस जो डिसीजन को, मुख्यमंत्री के डिसीजन को काफी सराहना मिल रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद कैलाश जी तमाम जानकारी के लिए। तो एक ही लाइन होगी, एक ही कतार होगी और इसी कतार के आश्रय भगवान के दर्शन हो सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते कई दिनों से उत्तराखंड के तमाम मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा है, लेकिन दिन भर पड़ी गर्मी के बाद ऋषिकेश में शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला, घने बादल छाने लगे और देखते ही देखते बारिश की बौछार पड़ने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल पाई है। इसके साथ ही राज्य के कई अन्य शहरों में भी मौसम बदलने से बारिश हुई। तो भीषण गर्मी के बीच राहत भरी ये खबर है और इसी राहत भरी खबर में ये भारी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम का बदला बदला सा मिजाज जो कि अब दिखाई देने लगा है। लोग जो हैं अब राहत महसूस कर रहे हैं, ठंडक महसूस कर रहे हैं। शाम को अचानक हुई बारिश ने पूरे शहर में ठंडक घोल दी। प्रदेश के कई शहरों में बारिश हुई और लोग जो हैं अब सड़कों पर दिखाई दिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो भयानक भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग घरों में ही जीवन बिताने को मजबूर थे। चलिए, इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, भीषण गर्मी के बीच ये राहत भरी खबर, बारिश हुई है। जी सोनू, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी और बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, और साथ में जो वीकेंड के अवसर पर यहाँ ऋषिकेश पर्यटक पहुंचते हैं, उन्हें काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। और ऋषिकेश में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी गर्मी का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो सोमवार की देर शाम लगातार बारिश की बौछार हुई है, उससे काफी राहत लोगों को मिली है। और साथ में जो मौसम विभाग का अलर्ट है, वो मंगलवार को कुछ बूंदाबांदी और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ बारिश का संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर लोग काफी खुश हैं कि कुछ ना कहीं गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।